भारती। सेहतनामा। सेहतनामा में आज माता एवं शिशु स्वास्थ्य इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल काटवाला से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए दूसरी और अंतिम कड़ी। तो डॉक्टर साहिबा, जब बात चल रही है गर्भवती महिला पर या शिशु की, तो जैसे ही नवजात जन्म लेता है उसके बाद कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं, बहुत तरह के बच्चे को कई तरह की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो एक नवजात की किस तरह से सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए या उनका ध्यान रखा जाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद? क्योंकि जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन नापा जाता है, तो ये वजन कितना होना चाहिए? कई बार बच्चा बहुत जरूरत से ज्यादा मोटा होता है, कई बार जरूरत से ज्यादा कमजोर होता है। तो इस बारे में हम आपसे थोड़ा विस्तृत जानकारी चाहते हैं। जनरली जो इम्पोर्टेंट बात है कि डिलीवरी वो ऐसी चीज है कि जब तक उसमें इतना ख्याल क्यों रखा जाता है डिलीवरी का, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो उसमें अचानक से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जी। जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि घर पे डिलीवरी करो तो चलता है, तो नहीं चलता है, क्योंकि अगर चीज आपके हाथ से बाहर निकली तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे जी। और यही चीज अगर हॉस्पिटल में होती है तो आसानी से हैंडल हो जाती है। जैसे कि अभी बच्चा जन्म लेता है तो कभी कभी बच्चा रोता ही नहीं है। इस टाइम पे कारण बहुत होते हैं, तो जो बच्चे के डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं वो तुरंत डिलीवरी के बाद बच्चे को देखते हैं, उनको पहले ड्राई कर देते हैं जिससे बच्चे को ठंडी कम लगे, वो अच्छे से रोए। बच्चे का अच्छे से रोने का मतलब है बच्चे ने अच्छे से सांस ली। अगर वो अच्छे से हो जाता है तो हम लोग आधी जंग जीत गए। अगर बच्चा अच्छे से सांस लेता है और अच्छे से रोता है तो प्रॉब्लम्स नहीं है जी। फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि इतनी गंदी जगह पे डिलीवरी होती है, कॉर्ड कट किया जाता है गंदी छुरी या ऐसे, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। वो अभी तुरंत मालूम नहीं पड़ेगा, 2-3 दिन में बच्चे को बुखार आना लगेगा, सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट जहाँ डिलीवरी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे के डॉक्टर आसपास रहेंगे तो आसानी से बच्चे को अगर सांस लेने में भी तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन दिया जाता है जिससे वो अच्छे से सांस ले पाए। और वो पहले 10-15 मिनट बच्चे का सांस लेना, ऑक्सीजन लेना वो इतना महत्व है, क्योंकि अगर वो सांस नहीं लेता है तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है जी। और अगर वो ब्रेन को ऑक्सीजन पहले कुछ चंद मिनटों में नहीं पहुंचता है तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। बिल्कुल जी। तो इसीलिए राइट जगह पे डिलीवरी होना जरूरी है। बच्चा बाहर आने के बाद जैसे आपने बोला कि तब से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, हाँ, तब से हमारी भी धड़कन बढ़ने लगती है कि बच्चा एक बार अच्छे से रो ले तो द थिंग्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर इसके साथ साथ बच्चे का वजन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। आइडियली 2.5 से 3 kg इज अ गुड वेट जी। अच्छा वेट है, नॉर्मल वेट है। पर कभी कभी बच्चा कमजोर होता है, 1 किलो 800 ग्राम 2 किलो ऐसे। तो ये बच्चा जब कमजोर होता है तो उसका प्रॉब्लम ये रहता है कि उसका फीडिंग सफर होता है। पहली बात, वो अच्छे से खींच नहीं पाता है दूध। अच्छा। सेकेंड थिंग, ये बच्चा बीमार भी जल्दी गिरेगा। सो विथ ऑल दैट प्रॉब्लम्स ये स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है जी। पर जब बच्चा अराउंड 2.5-3 kg का है वो अच्छे से खींच लेता है दूध, इन्फेक्शन उसको
होने के चांसेस कम होते हैं, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। बट अगर बच्चा बहुत वजन वाला 3.5-4 किलो, जिसके लिए हम खुशियां मनाते हैं, अरे 8 पाउंड का बच्चा आया, पर उसमें प्रॉब्लम ये बच्चे को आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो ये एक चीज है जो हम लोग को वेट मेंटेन करना चाहिए कि अपना बच्चे का वजन 2.5 से 3.5 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा गर्भस्थ है तभी से एक माता को ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान का, ताकि जो खान पान वो ले रही है वो बच्चे की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। बरोबर। तो ये बच्चे पैदा करवाना आपके लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अभियान है, और ये जानकर कि बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर आया है धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो इस समय हमारी भी धड़कनें बढ़ गई कि बच्चा किस तरह से बाहर आया है और किस तरह से वो सफर करेगा। हमारी धड़कनें 2 चीज में बढ़ जाती है वहाँ पे, एक तो बच्चा का क्या चल रहा है, और दूसरा माँ जो डिलीवरी हुई है उसको ब्लीडिंग बंद हुआ या नहीं, क्योंकि वो एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते हैं। और जो मैं बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल में डिलीवरी होना जरूरी है, उसका कारण यही है कि अगर डिलीवरी होता है और ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ तो घर में क्या किया करोगे आप? तो उसी टाइम अगर माँ हॉस्पिटल में है, एटलीस्ट डॉक्टर कुछ न कुछ तो प्रयास करेंगे ब्लीडिंग बंद, और बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है जो देने से ब्लीडिंग बंद हो सकता है। वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पर ऐसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट्स बढ़ती है, बट जरूरी है कि 2 प्रॉब्लम्स से उस टाइम पे हम लोग जूझ रहे होते हैं। एक बहुत ही बड़ा किला फतेह करने जैसी लड़ाई होती है ये, कि आपने किला जीत लिया है जैसे। तो चलिए अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? है हमारे चंदा की, हमारे सूरज की, जैसा कि आपने गीत में सुनना भी चाहा था। तो ये बताइए कि सामान्यतः नवजात शिशु के जन्म लेने के कितनी देर बाद माँ का गाढ़ा दूध उसे पिलाना चाहिए, जिसे कि हम अमृत कहते हैं, माँ के गाढ़े दूध को? क्योंकि इस विषय को लेकर आज भी अगर हम गांवों की बात करें, दूर शहरों की बात करें, तो कई तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं कि माँ का गाढ़ा दूध नहीं पिलाना चाहिए। कई जगह कहा जाता है माँ का गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए क्योंकि वो अमृत के समान होता है। एक डॉक्टर क्या कहता है उस बात को हमेशा माना जाता है। तो नवजात शिशु के जन्म लेने के कितनी देर बाद ये माँ का गाढ़ा दूध पिला देना चाहिए बच्चे को? जितना हो सके उतना जल्दी। यानी हम लोग आजकल ऐसा भी करते हैं कि कभी कभी बच्चा जन्म लेता है, उसकी नाड़ भी नहीं कटी रहती है। अच्छा। उसी टाइम बच्चे को माँ के पेट पे रख के उसको स्तनपान करवाते हैं। वो ऐसा भी एक ये है जिससे बच्चे की मेंटल इमोशनल हेल्थ अच्छी हो। चलो उतना हम नहीं कर पाते, तो एज सून एज बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे के डॉक्टर ने देख लिया बच्चे को, तो तुरंत उसको ब्रेस्ट पे लगाया जाता है, स्तनपान करवाया जाता है। वो गाढ़ा दूध जो माँ का इनिशियली, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो इतना शक्तिशाली दूध रहता है कि उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का डोज हो जाता है। ऐसा लगता है बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स रहते हैं जो बच्चे को देने पे बच्चा कम बीमार गिरता है। तो वो दूध जितना जल्दी हो सके और जितनी बार बच्चा भूखा हो उतनी बार दे के उसको ये जरूरी है पिलाना। समय रहते ही बच्चे को पिला देना चाहिए। और 24 घंटे में अगर बात की जाए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस 24 घंटे में कितनी बार बच्चे को दूध पिला देना चाहिए? पहले 15 दिन जब बच्चे के रहते हैं तब जनरली 2-2 घंटे में तो दूध पिलाना ही पिलाना है। अच्छा। जैसे जैसे बच्चा भी बड़ा होता है उसको भी समझ में आने लगता है कि दूध नहीं मिला तो रोना है, और वो रोएगा तब उसको दूध देना है। उसको हम लोग डिमांड फीड बोलते हैं। तो वो चीज होने तक, वो एहसास आने तक जरूरी है कि बच्चे को हर 2-2 घंटे में दूध देते हैं। पर सपोज बच्चा 1 घंटे में ही रोने लगा तो हाँ, तब भी दूध देना है।
अच्छा। तो बच्चे को जब भी मांगता है तब तो देना है, पर 2 घंटे से ज्यादा उसको दूध के बगैर नहीं रखना है, उसको दूध देना है। तो आपने कहा कि उसको हर 2 घंटे में दूध देना चाहिए और बच्चा रोने लगता है तो समझ लीजिए कि वो डिमांड कर रहा है दूध की। तो वो एक बात ये भी कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि बच्चा स्तनपान कर तो रहा है, पर ये कैसे पता लगाया जाए कि नवजात को पर्याप्त स्तन दूध मिल रहा है? कैसे पता चलेगा कि उसका पेट भर गया है? क्या उसके चुप रहने से, या क्या ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं एक माँ को? जनरली जो भी बच्चा अच्छे से फीडिंग करता है और अच्छे से उसका पेट भर गया है, वो दूध पीने के बाद एटलीस्ट कम से कम 1-1.5 घंटा सो जाता है। अच्छा। इट इज एन इंडिकेशन कि बच्चा एडिक्वेटली फेड है। दूसरा, जब भी बच्चे का वजन बढ़ता है जैसे एक्सपेक्टेड है, तो वो बच्चा अच्छे से फीडिंग ले रहा है। तीसरा, स्टार्टिंग के दिनों में जिस बच्चे को पीलिया नहीं होता है या पीलिया हुआ तो भी कम होता है, ज्यादातर बच्चों को पीलिया होता है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। जी। बट अगर पीलिया इतना ज्यादा नहीं है कि उसको लाइट देना पड़े या ऐसे, तो ये बच्चा अच्छे से फीडिंग कर रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात, अगर बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है। अच्छा। सो ये नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, पर उससे समझ में आता है कि बच्चा अच्छे से दूध ले पी रहा है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी आती है डॉक्टर साहिबा, जब माँ का दूध पूरी तरह से उतरता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? अभी जनरली क्या रहता है कि हम लोग ने देखा है कि जैसे आजकल बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हम लोग काफी बार फेस करते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं उसके लिए जो हम लोग पहले दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी के, जिससे माँ को एडिक्वेटली दूध आए। दूसरा, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं वापस वही अच्छे से खाओ पियो, लिक्विड ज्यादा लो, दूध लो। दूध में बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिटिव पाउडर्स आते हैं जो देते हैं, जिसके कारण उसका मिल्क फ्लो अच्छा हो जाए। अभी ये सब करने के बावजूद, और मेन थिंग ये भी जानना जरूरी है कि 15 दिन लगते हैं दूध का क्वांटिटी बढ़ने को। आप एक्सपेक्ट मत करो कि पहले दूसरे दिन ही माँ को बहुत दूध आने लगेगा। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए भगवान ने गाढ़ा दूध दिया है। जिस गाढ़े दूध के कारण थोड़ा भी दूध बच्चा पीता है तो पेट भर जाता है। जैसे जैसे दिन निकलते हैं, 10वां 12वां 15वां दिन आता है, दूध पतला होता जाता है, क्वांटिटी उसका बढ़ जाता है, तो बच्चे को तब ज्यादा दूध लगता है। उतने टाइम तक तो भगवान की दया से सब औरतों को दूध आ जाता है। बट जैसे बोला गया कि वर्किंग वुमेन है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत आजकल इंटेलिजेंट वुमेन्स जो बहुत सोचती है कि मैं ये कैसे करेगी, वो कैसे करेगी, उनका दूध फ्लो कम रहता है। और जिसका सिजेरियन होता है उनका भी दूध फ्लो स्टार्ट होने को टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में मेडिसिन हेल्प है। अदरवाइज देयर आर जेनेटिकली मेड पाउडर्स, जिसको हम लोग डब्बा दूध बोलते हैं, बट हम लोग प्रिफर नहीं करते कि वो स्टार्ट करे। इसीलिए जितनी बार हो सके माँ को बोलते हैं कि बच्चे को छाती से लगाओ, बच्चे को पास में लो, जिससे आपका दूध बढ़े। जितनी बार बच्चा सक करता है उतनी बार ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि दूध बनाना है, दूध बनाना है। और ब्रेन वो सिग्नल ब्रेस्ट को देता है कि बाबा दूध बनाओ और निकालो दूध, बच्चा भूखा है। तो ये भगवान ने दी गई अच्छी सिग्नल्स है, जिससे वो काम मोस्टली हो जाता है। पर उसके लिए माँ को सिर्फ बच्चे को छाती पे लगाना है। आपने कहा कि बच्चा दूध जब सक करता है तो माँ को सिग्नल मिलता है, तो बच्चे को कैसे दूध सक करने का एक प्रोसेस पता होता है? कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा दूध सक नहीं कर पा रहा है, ढंग से नहीं पी पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उनके बच्चे भी अपने आप ही ढूंढ लेते हैं कहाँ से दूध पीना है। वैसे ही इवन ह्यूमन बीइंग के बच्चे को आता है, पर उसके लिए एक प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर
हैंडलिंग जी। जरूरी है जी। जो जनरली हॉस्पिटल्स में जो नर्सेस रहते हैं, और मेरे हिसाब से हॉस्पिटल छोड़ो, अपनी मम्मी और सास को भी पूछो तो उनको भी मालूम रहता है, वो भी आपको सिखा देते हैं कैसे पकड़ना है, ब्रेस्ट को कैसे पकड़ना है और उसी हिसाब से फीडिंग करना है। तो अच्छे से फीडिंग हो जाता है, उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। एक दो बार सिखाओ तो इवन न्यूबॉर्न भी सीख लेता है, और माँ भी जो पहली बार प्रेगनेंसी से जा रही है वो भी सीख लेती है, तो वो बहुत दिक्कत नहीं आती है। ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है, सब कुछ नेचुरल हो जाता है। अक्सर जो जब पैदा होते हैं तो उन्हें पीलिया हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाता है जब जन्म के साथ ही उन्हें पीलिया हो जाता है या निमोनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं? तो कारण क्या होते हैं इनके, और एक डॉक्टर ऐसे बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं? क्या भूमिका होती है उस समय एक चिकित्सक की? जनरली क्या होता है कि पीलिया वो सबको होता है, सब बच्चों को होता है, क्योंकि एक टाइप का हीमोग्लोबिन रहता है अपने शरीर में, हम एडल्ट्स के शरीर में जी। और बच्चा वो टाइप का हीमोग्लोबिन लेके पैदा नहीं होता है। हाँ हाँ। इसीलिए उसको वो हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स तोड़ के दूसरा हीमोग्लोबिन बनाना पड़ता है, और वो प्रक्रिया में जॉन्डिस आता ही आता है। जी जी। तो जो भी बच्चे रहते हैं वो सबको ये जॉन्डिस आता है। अभी जॉन्डिस के बिलीरुबिन कण जो रहते हैं, पीलिया के कण, वो यूरिन और स्टूल में से निकल जाते हैं। जो बच्चा अच्छे से फीडिंग करता है, बार बार यूरिन स्टूल पास करता है, उसको पीलिया होने का चांसेस कम होता है। पर अगर कोई बच्चा है जिसको पीलिया हो गया, तो उसको हम लोग जनरली लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी देते हैं। उसमें भी देयर आर वेरियस स्टेजेस एंड वेरियस टाइप। तो वो फोटोथेरेपी यानी एक टाइप का लाइट सिस्टम है जिससे वो सेल्स और बिलीरुबिन्स को कम करने में मदद करता है। तो वो लाइट थेरेपी देते हैं, उसको कांच की पेटी में ही रखा जाता है और लाइट दिया जाता है, पर वो बच्चे को बीच बीच में माँ बाहर निकाल के फीडिंग करवा सकती है। सो ये एक चीज है। दूसरा जो अपना बात हुआ निमोनिया, उसमें क्या रहता है, कभी कभी बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है। अच्छा। 7वें 8वें महीने में जो पैदा होते हैं, वो बच्चे अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। सांस नहीं लेने के कारण जब डिलीवरी का प्रोसेस होता है तो मुंह में पानी चला जाता है, नाक से पानी अंदर चला जाता है, तो निमोनिया होने का चांसेस उसका बढ़ जाता है। उसका लंग्स फेफड़े खुलते नहीं है। सो ऐसे बच्चों को एक्चुअली NICU की जरूरत पड़ती है, और वो बच्चे को ऐसे बोला जाता है जरा क्रिटिकल है जी। तो वो बच्चे की देखभाल NICU में की जाती है, बिकॉज आप समझ सकते हैं सांस नहीं ले पाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ। तो जब तक वो अच्छे से खुद से सांस ना ले पाए विदाउट मशीन की हेल्प के जी, तब तक वो बच्चे को कांच की पेटी में रख के उसको सांस लेने के लिए हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन और वो सब दिया जाता है। सो वो बच्चे ऐसे मैनेज हो जाते हैं। और लकीली टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, बहुत सारे बच्चे उससे आसानी से बाहर निकल जाते हैं और ठीक हो जाते हैं और उनको आगे चल के इसका प्रॉब्लम भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि आगे चलकर उन निमोनिया या पीलिया बार बार होने की संभावना नहीं रहती है। आपने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट में बच्चे को रखा जाता है। कई बार ये भी देखने में आता है कि जब आप किसी बच्चे को क्रिटिकल केयर यूनिट में रखते हैं तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बच्चे की माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे से दूर हो जाती है, बच्चे को दूर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर्स क्या कहना चाहेंगे एक माँ को या उनके पेरेंट्स को? पहले तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं इज कि हम लोग जनरली माँ को अच्छे से ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा क्यों दूर है। हाँ जी। और क्या हम उनको यही सुविधा बच्चे को माँ के पास रख के नहीं दे सकते, क्योंकि उसको ऑक्सीजन और मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर एक एग्जांपल ऐसा कि कभी कभी डिलीवरी होने के बाद जब पहली बार बोला जाता है कि बच्चे को क्रिटिकल केयर NICU में लेके जाना पड़ेगा, तो पहला क्वेश्चन होता है यहाँ नहीं बरोबर हो सकता है। जी। तो आंसर यही होता है कि यहाँ पे
24/7 कोई सिस्टर बच्चे को नहीं देख रही होगी। अच्छा। बच्चा सिर्फ आप लोगों के पास रहेगा, आपको समझेगा भी नहीं कि बच्चा कब ज्यादा सांस ले रहा है, कब कम सांस ले रहा है। जी। अगर हम लोग बच्चे को कांच की पेटी में रखते हैं तो 24/7 हमारा ध्यान वहां रहता है। बच्चे में क्या ऊपर हो रहा है, क्या नीचे हो रहा है, पल्स कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बच्चा कितना यूरिन कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, वो सब ध्यान रहता है। ऑक्सीजन कितना है, जो हम लोग कोविड के टाइम में पल्स ऑक्स लगा लगा के देखते थे, पल्स और ऑक्सीजन, वो कंटिन्यूअस चालू रहता है। तो बच्चा एक इतनी छोटी सी जान है कि उसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए वो ऐसे कांच की पेटी में रहेगा, ज्यादा देखरेख हो सकेगी और वो जल्दी बाहर आ सकेगा। और बाहर आने के बाद जो परमानेंट प्रॉब्लम्स होते हैं वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी कभार यही चीज कुछ घरों में डिलीवरी होती है और बच्चा सांस ही नहीं ले पाया, ऐसे ही बच्चे को लेके आए, बच्चा सांस तो लिया नहीं था बट रोया भी नहीं था, बट बच्चे की धड़कन चालू है। अभी ऐसे बच्चे को जब कांच की पेटी में भी रखते हैं, क्योंकि वो पहले के थोड़े टाइम बहुत क्रूशियल होता है, जैसे अपने हार्ट अटैक में है कि पहले का टाइम क्रूशियल है, वैसे ही इसमें भी पहले का टाइम बहुत क्रूशियल रहता है। उस टाइम पे अगर बच्चे को ट्रीटमेंट मिलती है तो आउटकम अलग रहता है। अभी ऐसे बच्चे में जो बहुत लेट आते हैं, फिर कांच की पेटी में रहते हैं, तो उनको आगे चल के बच्चा मंद बुद्धि का, कम एक्टिविटी वाला ऐसा बच्चा आगे चल के बच्चे को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो क्रिटिक केयर NICU का एक इम्पोर्टेंस और सबसे बड़ा कि 24/7 देखरेख होती है, बच्चे की देखरेख हो जाती है। तो जो माँ के मन में दुनिया भर के सवाल होते हैं उन्हें नहीं करने चाहिए, या हम डॉक्टरों को वो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो प्रोबेबली वो साइकोलॉजिकली बेटर हो जाएगा उनको कि ये समझ के वो लोग ज्यादा अपना सकेंगे ये बात को। बिल्कुल सही कहा। तो अब एक गीत सुन लिया जाए। 6 माह के भीतर तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर इस बीच बच्चा माँ का दूध ना पिए या माँ के स्तन से दूध उतरना बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए? जनरली जैसे बताया गया कि माँ को दूध एडिक्वेटली आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर लोगों में। बट अगर वो कम हो जाता है तो 6 महीने तक तो अपने को बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है। तो जैसे बताया गया, अभी जेनेटिकली इंजीनियर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम लोग, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेगी, पर वो हम लोग दूध के पाउडर्स बोलते हैं। तो उसको एक सही मात्रा में मिक्स करके उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू माँ का दूध हो जाता है। अभी कभी कभार वो महंगे आते हैं, अच्छा, तो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अपने को गाय का दूध लेना है, उसको अच्छे से बॉईल करके फिर उसमें पानी और वो मात्रा आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही ऐड करनी, क्योंकि गाय का दूध ऐसे ही पतला रहता है। अभी उसमें आप अगर पानी ऐड कर रहे हो ये सोच के कि बच्चा छोटा है तो उसको पतला दूध, पर पतला दूध में फिर न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा, खाली पानी हो जाएगा, खाली पानी हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्टर को पूछ लो अगर दूध चलेगा। दूसरा ऑप्शन पैस्चराइज्ड मिल्क, यानी जो पैकेट्स आते हैं जो ऑलरेडी पैस्चराइज गवर्नमेंट करके देता है, तो वो पैस्चराइज्ड मिल्क चलता है। सो फर्स्ट ऑप्शन नॉन जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो पाउडर्स आते हैं वो महंगे गिरते हैं। सेकेंड ऑप्शन पैकेट के दूध जो ऑलरेडी प्यूरिफाइड होके आते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर आप गाय का दूध दे सकते हो तो वो दो, जो आप गर्म करके फिर कैसे उसको मेंटेन करना है उस हिसाब से रहता है, बच्चे को देना होगा। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और बहुत बेहतर, देयर इज मिल्क बैंक भी रहते हैं बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, जो माँ को अच्छे से दूध आता है और बहुत दूध आता है। कभी कभी ये भी एक दिक्कत होती है कि बहुत दूध सिक्रीट होता है, तो उन लोग के दूध ये लोग कलेक्ट करके स्टेरिलाइज करके रखते हैं और दूसरे बच्चे को भी पिला सकते हैं। अच्छा जी। इसको मिल्क बैंक कहते हैं, जैसे हम लोग ब्लड बैंक बोलते हैं वैसे इसको मिल्क बैंक भी है। तो ये जो बहुत कमजोर बच्चे रहते हैं और बड़े हॉस्पिटल की सुविधा है
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो उसमें ये भी कार्यक्रम चालू है। जी, तो हमने कहा कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद शिशु को ठोस आहार के रूप में सबसे पहले क्या देना चाहिए? जनरली इसमें ये रहता है कि आप जो भी घर पे खाना खाते हो वही चीज आप बच्चे को भी खिलाओ। अच्छा। बट उसमें सिर्फ इनके लिए थोड़ा पतला करके और पेस्ट जैसा करके, जैसे मूंग दाल का खिचड़ी है, थोड़ा हल्का करके उसको जरा पतला करके वो पिलाओ। जैसे कभी कभार रोटी भी है वो भी दूध में मिक्स करके दे सकते हो जी, पेस्ट बना के। तो जो भी घर में बनता है वही चीज दो, पर उसको थोड़ा पेस्ट जैसा बना के, क्योंकि बच्चे को दांत नहीं आए हुए होते, वो चबा नहीं पाएगा। और वो अगर पूरा पूरा लेने लगेगा तो वो इंडाइजेशन, फिर डायरिया और वो सब सेट इन होता है। तो आपको घर का बनाया हुआ जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो आते हैं वो भी फ्रूट आप उसको पेस्ट बना के दे सकते हो। यानी केला है, केले को मसल के दे दो, या एप्पल है उसको भी मसल के दे दो उसको, तो वैसा भी चलता है। तो उसका आहार एक दाल, चावल, खिचड़ी, वो सब, नाचनी, दलिया है, नाचनी है, अच्छा, वो सब उसको पेस्ट, शीरा है, यही सब चीज जो सॉफ्ट है, हल्की है, वैसी उसको बना के दो। और जब भी चालू करते हैं तब एक चीज से चालू करो और वो एक चीज उसको 2-3 दिन दो, तो आपको समझेगा कि ये चीज उसको सूट नहीं हो रही है, ये सूट हो रही है। सपोज आपने एक चीज चालू की उसको सूट हो गई, सपोज खिचड़ी चालू की उसको सूट हो गई, तो दूसरे 2-3 दिन के बाद आप केला ऐड कर दो। तो समझा कि अच्छा चलो केला भी अभी जमता है, खिचड़ी भी जमती है, तो अभी तीसरा ऐड करो। ठीक है। तो गैप ले लेके आप ऐड करो, तो बच्चे के लिए भी आसानी हो जाएगी, आपको भी बच्चे को समझने को आसानी हो जाएगी कि बच्चे को क्या भोजन पच रहा है और क्या भोजन नहीं पच रहा है। हाँ। और कई बार बच्चे का स्वाद भी रहता है। हाँ। इसीलिए जरूरी है कि आप जो घर पे बनाओ वही चीज दो, जिससे उसको वो 1 साल तक, जब तक बच्चा होता है तब तक उसको सब स्वाद चख के हो जाने चाहिए। हाँ, जी। तो जिससे वो यूज टू हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मुझे तीखा ही पसंद है, मुझे मीठा ही पसंद है, ऐसा नहीं होता है। उसको सब कुछ पसंद आएगा और उसका सेहत भी अच्छी होगी, बच्चे की सेहत भी अच्छी होती है। ऐसे ही बैलेंस डाइट बन जाएगा उसका। सही कहा। तो डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे बच्चे के आहार को लेकर। अब एक जरूरी बात होती है टीकाकरण, जो बच्चे की सेहत से जुड़ा मामला होता है। तो नवजात के जन्म के बाद उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तो जो उन्हें गंभीर बीमारियों से तो बचाता ही है, तो नवजात शिशु के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टीके हैं जो सबसे पहले उन्हें दिए जाने चाहिए? अभी के टाइम में हम लोग जितना जल्दी हो सके टीकाकरण स्टार्ट करते हैं। बच्चा हॉस्पिटल से जाने के पहले ही उसको BCG का टीका लग जाता है। तो BCG का टीका पहले दिन या दूसरे दिन जनरली लग जाता है। BCG के बाद पोलियो के टीके रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके भी शेड्यूल्स है। जनरली इवन BMC में या इवन प्राइवेट में जो भी डॉक्टर रहते हैं उसके लिए एक कार्ड देते हैं, जो कार्ड में सब टीके कौन से महीने में लगने वाले हैं उसका सब डिटेल्स रहता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप वो कार्ड कलेक्ट करो डॉक्टर के पास से और वो कार्ड पे तारीख डालते रहो, तो आपको भी आइडिया रहे कि कैसे कैसे आपके टीके चल रहे हैं। मेन इम्पोर्टेंट टीके यानी एक BCG है, पोलियो है, DPT डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के टीके हैं, इन्फ्लुएंजा के टीके हैं। अभी ये इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, निमोकॉकल वो टीके देते हैं, प्राइवेट में देते हैं, गवर्नमेंट में भी आई थिंक कॉस्ट लेके देते हैं। बट बेसिक टीके बोले तो BCG, DPT, टेटनस, MMR, वो बेसिक टीके हैं, वो तो बच्चे को लगने ही लगने हैं। तो टीकाकरण के बाद बच्चे का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? कई बार होता है कि बच्चे को बुखार आ जाता है जब वो उसको टीकाकरण दिया जाता है, हल्का दर्द उस स्थान पर होता है, लालिमा आ जाती है और बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का ख्याल किस तरह से रखा जाना चाहिए? जनरली जब टीका किया जाता है तभी डॉक्टर लोग समझा देते हैं कि ये टीके से बुखार आ सकता है, ये टीके से थोड़ा दर्द हो सकता है, और जनरली सबका इलाज पैरासिटामोल वो रहता है, यानी कालपॉल बोलो, क्रोसिन बोलो। जनरली
ये डॉक्टर लिख के देते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इतने ड्रॉप्स बच्चे को ये देना है। अगर ये देने के बाद 1-2 दिन देखो, अगर बच्चा सेटल हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर अगर सेटल नहीं होता है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जिस जगह पे टीका लगा है उसके ऊपर प्लीज कुछ लगाओ मत, कुछ घिसो मत जी, जिससे जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ेगा कम होने के बाद। घिस देते हैं कुछ लोग, बर्फ लगा देते हैं या सेक कर देते हैं। वो सब चीज से कुछ फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है और कभी कभी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। तो वो सब चीज की जरूरत नहीं, अनलेस आपके डॉक्टर ने बताया है कि ये करना है तो ही वो करो। आपने कहा कि ये बच्चे की बेसिक टीके हैं जो बच्चे को जन्म के साथ ही लग जाते हैं, क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं? साइड इफेक्ट्स ज्यादातर ऐसे ये टीके के नहीं रहते, इसीलिए वो लगवाने जरूरी है। उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। और बीसीजी का टीका, जैसे अपने यहाँ टीबी इतना कॉमन है और बीसीजी का टीका अगर लगाया तो बच्चा टीबी से बच सकता है, तो एक बड़ी बीमारी से बच सकता है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एक टाइप की सर्दी खांसी जुकाम के टीके हैं, तो वो लगाओ। तो ये बेसिक टीके हैं जिसके साइड इफेक्ट्स इतने नहीं है, इसीलिए। पर साइड इफेक्ट्स यानी कभी कभार जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए 2 दिन बच्चा अगर सेटल नहीं होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बेसिक टीकाकरण के अलावा और कौन कौन से टीके हैं जो बच्चे को साल भर के अंदर अंदर दिए जाने चाहिए? जैसे बताया, हेपेटाइटिस है, टाइफॉइड है, निमोकोकल है, इन्फ्लुएंजा है, ऐसे बहुत सारे टीके हैं। और अभी अभी लेटेस्ट जो ऐड हुए हैं वो सर्वाइकल कैंसर टीका है, और जो लड़के लोगों को भी लगाया जाता है और लड़कियों को भी लगाया जाता है। इट इज द लेटेस्ट, आई थिंक अपने लोकसभा में भी इसकी चर्चा हुई है। और ये जनरली, बट एज ग्रुप उसका ज्यादा 9 साल और ऐसा है, बट वो लगाने चाहिए। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो आप जो पेरेंट्स आते हैं उनको एक डायरी मेंटेन करते होंगे कि क्या क्या अवधि में ये टीके बच्चे को लगने चाहिए, जैसे कि क्या 1.5 महीने के बच्चे को या 1 महीने के बच्चे को पहला टीका कौन सा लगना चाहिए, या 3 महीने 6 महीने के बाद? ऐसा एक कार्ड ही रहता है जिसमें टीके का नाम लिखा रहता है, कितने महीने में लेना रहता है, और एक कॉलम साइड में रहता है जिसमें डॉक्टर लोग एग्जैक्ट तारीख लिख के देते हैं कि ये टीके के लिए आपको ये तारीख को आना है। तो माता पिता को सिर्फ वो ही ध्यान देना है कि अभी मेरा ये तारीख को टीका है। आप वो कार्ड लेके जाओगे तो डॉक्टर को भी मालूम होगा कि ये टीके लगाए गए हैं और ये बाकी है। तो पर्टिकुलर डेट पर ही वो टीका लगना चाहिए या आगे या एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है? हफ्ता भर आगे पीछे हो सकता है जी। तो डॉक्टर साहिबा, अब आपकी पसंद का एक गीत हम फिर से सुन लेते हैं। तुम जियो हजारों साल, सुजाता फिल्म का ये गाना सुनते हैं। तो चलिए आपकी पसंद का सुनते हैं ये गीत। हजारों साल के दिन को बचा
डॉक्टर साहिबा, जब बात चल रही है गर्भवती महिला पर या शिशु की, तो आपने गीत भी बहुत सुंदर सुनना चाहा था कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। एक लंबी उम्र होना माँ और बच्चे के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन हम पिछले आंकड़े उठाकर जब देखते हैं या आज भी हम वर्तमान में दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि डिलीवरी के बाद माँ की मृत्यु हो जाती है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मृत्यु दर में क्या बढ़ोतरी हुई है या मृत्यु दर में कुछ कमी आई है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। मृत्यु दर में या मैटरनल मोर्टेलिटी में काफी कमी आई है। पहले बहुत था, पर अभी भी जो आंकड़ा है वो चौंका देने वाला है जी। यानी अभी भी देखा जाए तो अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 3 लाख के करीब माताएं डिलीवरी के प्रोसेस में जान गंवाती है। अच्छा। यानी द मोर्टेलिटी रेट इज करीबन 3 लाख, और उसमें नो डाउट अनडेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है ये जी। इंडिया में भी है, बट द थिंग इज कि इसीलिए WHO जैसी बड़ी संस्था का ये इम्पोर्टेंट थीम है कि जितनी माताएं पहले से ही बेटर हेल्थ वाइज रहेगी उसको कम से कम प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए ये महत्व है ये थीम का, और बड़े स्तर पर इसके लिए काम करने वाले हैं कि हर माता, हर प्रेग्नेंट वुमेन को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी करने का अवेलेबिलिटी मिल सके। जी। तो क्या कारण होते हैं माँ की मृत्यु के या शिशु की मृत्यु के? क्या और कारण हो सकते हैं? कुपोषण एक कारण हो सकता है या इन्फेक्शन कारण हो सकते हैं, और क्या बड़े कारण हो सकते हैं जब माँ आफ्टर डिलीवरी उनकी डेथ हो जाती है या बच्चा जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? कॉमनेस्ट कारण पहले माँ का देखा जाए तो ब्लीडिंग सबसे बड़ा और सबसे इजीली कम करने वाला कारण है। हम लोग वो चीज के कारण कोई माँ मरनी नहीं चाहिए, ब्लीडिंग के कारण। ये बहुत कॉमन कॉज है। और ये छोड़ के बहुत सारी, जैसे बोला गया कि डिलीवरी के पहले, प्रेगनेंसी के पहले ही माँ को जांच करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माँओं को अस्थमा का प्रॉब्लम है, बहुत सारे जन को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं उनको पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम है जी। सो ऐसी माँ को डिलीवरी के टाइम स्पेशल ट्रीटमेंट्स की जरूरत रहती है, स्पेशल केयर की जरूरत रहती है। और अगर ऐसी माँ का डिलीवरी छोटे इंस्टीट्यूट में होता है या घर पे होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभार प्रेगनेंसी के दौरान भी, जैसे बच्चा सर से न होके टेढ़ा है और कोशिश की जा रही है कि बाबा डिलीवर हो जा नॉर्मली घर पे, तो ऐसे में यूट्रस भी रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो यही सब कारण बनते हैं, बरोबर डिलीवरी प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, तो ये सब कारण बनते हैं माँ की डेथ के। अभी बच्चे की डेथ का कारण एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम चेकअप की बातें करते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे का बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालते हैं जिससे अपने को मालूम पड़ता है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं। बहुत बार बच्चे को भी ऐसी बीमारी रहती है जो हम लोग गर्भ अवस्था में ही मालूम कर सकते हैं, और ये अवस्था में मालूम करने पर अपने को आइडिया आता है कि ये बच्चा आगे चल के डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम्स दे सकता है, इसीलिए इसका डिलीवरी एक बड़े हॉस्पिटल में होना चाहिए और डॉक्टर की देखरेख में पूरी तरह से होनी चाहिए। तो ये जानकारी के लिए चेकअप्स जरूरी रहता है। कभी कभी बच्चा बरोबर पोजीशन से नहीं आता है, पैर से आता है, आड़ा आता है, तो उसमें बच्चे की जान जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। कई बार जैसे बताया गया कि बच्चे ने संडास कर लेते हैं बच्चे अंदर, यानी बच्चे का हार्ट रेट कम हो जाता है। उस टाइम पे जनरली हॉस्पिटल्स में बोला जाता है कि सिजेरियन करके बच्चे को निकाल दो, पर कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं, हमको तो नॉर्मल ही डिलीवरी चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी सबको चाहिए रहती है, आपको भी चाहिए रहती है, डॉक्टर्स को भी चाहिए रहती है, पर मेन क्राइटेरिया ऐसा रहना चाहिए कि डिलीवरी होने के बाद माँ भी स्वस्थ होनी चाहिए और बच्चा भी स्वस्थ होना चाहिए। तो अगर ये अपना
फोकस है कि अपने को माँ भी अच्छी चाहिए और बच्चा भी, तो समझना चाहिए कि डॉक्टर कहना क्या चाहता है कि बच्चे ने संडास की है, अगर हम बच्चे को जल्दी नहीं निकालेंगे तो बच्चे की जान को खतरा है। फिर यही बच्चा आगे चल के यानी डिलीवरी के बाद वो बच्चा आइदर रोता ही नहीं है या बच्चा तब का तब ही खत्म हो जाता है या फिर ये बच्चा क्रिटिकल केयर में जाता है, उसको दोनों लंग्स में निमोनिया बैठ गया होता है। फिर ये बच्चे को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं सिजेरियन। इसीलिए जिस डॉक्टर पे आपको विश्वास है वहां जाओ, जिससे आपको भी इजी हो जाए समझना वो डॉक्टर को और डॉक्टर को आपको समझाना जरूरी इजी हो जाता है। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी उन सभी गर्भवती महिलाओं से जो इस समय गर्भवती हैं या आगे जो भी महिलाएं इस दौर से गुजरेंगी, किस तरह से वो अपना और अपने शिशु का ख्याल रखें ताकि उनका जो भविष्य है वो सुखी और खूबसूरत बन जाए? अगर मुझे इस बारे में एक ही चीज कहनी है तो एक तो सभी जन जितना हो सके उतना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी यही बात को फैलाए कि प्रेगनेंसी छोटी बात नहीं है। प्रेगनेंसी रहने के पहले चेकअप करवाओ, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो जिससे आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहे, और प्रेगनेंसी के दौरान आप टाइम टू टाइम चेकअप करो जी। और डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए। चाहे आप छोटे विलेज में रहते हो तो भी आसपास के हॉस्पिटल्स, अभी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए। वो किसी भी हाल में घर में नहीं होनी चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो 3 लाख क्रॉस कर रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहिबा आपसे बात करके। और अब हम जाते जाते आपकी पसंद का एक गीत और सुनना चाहते हैं। तो हम लोग मिली फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिला के हंस पड़े। काश दुनिया के सभी बच्चे और सभी माताएं इसी तरह आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके साथ साझा की। आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अब मुझे यानी मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। सेहतनामा में आप सुन रहे थे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल काटवाला से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। विषय माता एवं शिशु स्वास्थ्य। आज आपने सुनी इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। सेहतनामा।